एक बार एक बहुत बड़ी सल्तनत का राजा एक पुजारी से खुश हो जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें जो कुछ भी चाहिए तुम वो मांग सकते हो। जिस पर पुजारी अपने झोले से चेस बोर्ड निकालता है और उससे कहता है कि चेस में पहले ब्लॉक में उसे 1 चावल, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8 चावल, मतलब 1 2 4 8 16 इस तरीके के पैटर्न में ऐसे करते करते चेस के 64 ब्लॉक्स तक जितने चावल हों उतने चावल उसे दे दिए जाएं। अब पुजारी की इस ख्वाहिश पर वहाँ बैठे आसपास सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि यार ये पुजारी तो बड़ा बेवकूफ़ आदमी है। बताओ, राजा इससे कह रहे हैं तुम जो कुछ भी मांगना चाहो मांग लो, और ये उल्टी सीधी चीज़ मांग रहा है, इसको हीरे जवाहरात सोना वगैरह मांगना चाहिए। बहरहाल उसकी ये ख्वाहिश पूरी की जाती है। मगर जब चेस के ब्लॉक्स भरे जाते हैं तब 64 ब्लॉक्स को भरते भरते राजा को अपनी 90% वेल्थ बेचनी पड़ जाती है। तो भाई इसी को हम कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और शायद इसी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन कंपाउंडिंग को एट्थ वंडर ऑफ द वर्ल्ड कहते थे। तो हे गाइस, दिस इज बॉय एके, और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम कंपाउंडिंग की मदद से स्टॉक मार्केट में पैसे कमाकर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। अब मैंने स्टॉक मार्केट बोल दिया है तब हमारे आधे व्यूवर्स तो वैसे ही डर के भाग गए होंगे कि स्टॉक मार्केट तो सॉर्ट ऑफ गैम्बलिंग है, जुआ और स्पेकुलेशन है, जबकि रियलिटी पूरी तरह से डिफरेंट है। बस लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या फिर मैं ये कहूँ कि लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से स्टॉक मार्केट इतना बदनाम है। हमारे किसी दूर दराज के रिश्तेदार ने बिना अवेयरनेस के पैसा लगाया होगा और उनका पैसा डूब गया होगा, और शायद इसी वजह से हमें भी लगता है कि हमारा पैसा भी डूब जाएगा। क्या जो लोग स्टॉक मार्केट में पैसा कमा रहे हैं वो सट्टे से कमा रहे हैं? सट्टेबाजी करके आप 1 2 3 या मैक्सिमम 4 बार जीत सकते हो, लेकिन थ्रू आउट द लाइफ कंसिस्टेंटली सट्टा खेलकर कोई पैसे नहीं कमा सकता। अब स्टॉक मार्केट में आप बेसिकली 2 तरीके से पैसे कमा सकते हो। पहला, आप राइट टाइम आने पर इंडिविजुअल कंपनीज़ के शेयर्स खरीदो और उन्हें सही टाइम आने पर बेच दो। मगर ऐसा करने में हमें काफ़ी रिसर्च वगैरह करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा काफ़ी टाइम भी लगेगा। अब दूसरा तरीका जो मैं पर्सनली हर इंडियन को सजेस्ट करता हूँ वो है इंडेक्स फंड। अब जो लोग इंडेक्स फंड नहीं जानते वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंडेक्स फंड के बारे में समझ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम निफ्टी को ही कवर करेंगे, और निफ्टी ने लॉन्ग टर्म में 15% का CAGR दिया है। CAGR मतलब कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। ये 15% बहुत अच्छा रिटर्न माना जाता है, क्योंकि शेयर मार्केट में 93% इन्वेस्टर्स अपने लाइफ टाइम में इतना CAGR नहीं कमा पाते हैं। चलिए अब मान लेते हैं कि 2 दोस्त हैं, ए और बी। दोनों ने एक ही कॉलेज से बीटेक किया हुआ है और दोनों की स्टार्टिंग सैलरी भी सेम है और दोनों की कंपनी भी सेम है और दोनों की एज इस वक्त 22 साल है। ए पूरे मज़े से पैसे खर्च करता है, पार्टीज़ में जाता है, और 28 साल तक उसका समझ लो ये हिसाब रहता है कि खाओ पियो मस्त रहो और बाकी पैसे उड़ा दो। वहीं बी स्टार्टिंग में ही इंडेक्स फंड में अपनी SIP करवा लेता है। 50,000 में से 15,000 में वो अपने खर्चे चलाता है और बाकी के 35,000 में उसकी SIP कटती है। उस हिसाब से वो 35K इंटू 12 वो साल में 4.2 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट करता है। अब दोनों 27 साल के हो गए हैं। ए के पास आईफोन है, वो बहुत सी सिटीज़ में ट्रैवल कर चुका है, उसके पास EMI पर ली हुई एक बढ़िया कार भी है। मगर बी ने जो SIP करवाई थी अब तक उसकी टोटल इन्वेस्टिंग वैल्यू 20 लाख रुपए हो चुकी है। और क्योंकि इंडेक्स फंड में 15% का CAGR मिलता है तो उस हिसाब से बी के पास टोटल 30 लाख रुपए हैं। फिर से ध्यान दीजिए, ए के पास आईफोन है और EMI वाली एक बढ़िया सी कार है, और बी के पास 30 लाख रुपए हैं। अब वो लोग 28 साल के हो गए हैं। तो क्योंकि वो दोनों अब 28 साल के हो गए हैं और कंपनी में उन्हें 6 साल काम करने का एक्सपीरियंस भी हो गया, तब कंपनी उनकी सैलरी 50,000 से बढ़ाकर 65,000 कर देती है। और ए भी अब रिटायरमेंट की तैयारी करने के बारे में सोचता है। ए ये सोचता है कि बी अगर हर महीने 35,000 करके साल भर में 4.2 लाख रुपीज़ लगाता है, तब तो मैं 45,000 करके साल में 5.4 रुपीज़ लगा दूंगा, और सैलरी बढ़ने के बाद भी बी 65,000 में से हर महीने 35,000 ही लगाता है, जिससे कि अब उसे थोड़ा रिलीफ भी मिला है। रिलीफ इसलिए कि भाई पहले उसको 15,000 में अपना खर्चा चलाना होता था, अब उसको 30,000 मिलने लगे हैं। अब ए और बी दोनों की एज 30 साल हो गई है। ए का इन्वेस्टेड अमाउंट 11 लाख के आसपास है और वहीं बी का 37 लाख के आसपास है। ए को उसके 11 लाख इन्वेस्ट करने के बाद उसे 11.6 लाख मिले हैं, वहीं बी को 37 लाख इन्वेस्ट करने के बाद 52 लाख रुपीज़ मिले हैं। अब 30 साल में दोनों की सैलरी 75,000 हो गई है और अब ए हर महीने 50,000 लगाता है। इस हिसाब से वो साल का 6 लाख रुपए लगाता है। मगर बी अब सिर्फ महीने का 45,000 ही इन्वेस्ट करता है और इस हिसाब से साल का 5.4 लाख रुपीज़ हो जाता है, और बाकी 30,000 से वो आराम से अपनी ज़िंदगी काटता है। अब ऐसा करते करते जब दोनों की एज 40 साल हो गई है, तब ए का इन्वेस्टेड अमाउंट
1,06,00,000 है और बी का 1,02,00,000 है और ए के पास 1.5 करोड़ रुपीज़ हैं, वहीं बी के पास 3.25 करोड़ रुपए हैं। अब आप ये देख लीजिए कि इन्वेस्टेड अमाउंट तो बी का कम है, मगर फिर भी बी के पास ए के मुकाबले लगभग डबल पैसे हैं। तो इस लंबे चौड़े स्टेटमेंट का बेसिक कंक्लूजन यही है कि स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल। आपने देखा कि कैसे बी ने स्टार्टिंग में पैसे लगाए और जिसका रिजल्ट उसे बाद में देखने को मिला। और हाँ, हमेशा हमें लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर आपने 2007 में 100 रुपये लगाए होते तो अगले एक साल में 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से वो मात्र 49 रुपीज़ ही रह जाते हैं। और अगर 2009 में आपने पैसे लगाए होते तो वही 100 रुपये 135 रुपीज़ हो जाते हैं। अब देखिए, अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया होता तो उसमें भाई आपको प्रॉफिट भी हो सकता था और लॉस भी हो सकता था। तो बेहतर यही है कि हम मिनिमम 5 साल के लिए तो इन्वेस्ट करें ही करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा प्रॉफिट ही जनरेट करके देती है। तो गाइस, आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, वीडियो अच्छी ना लगी हो तो डिसलाइक करें। और आप आने वाले टाइम में जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हो वो हमें कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाते हैं। थैंक यू।